हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ सीरियस इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इस बात का डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या आखिरकार सच में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का कोई महत्व बच गया है? क्या यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं जैसे कि कहा जाता है? आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका आंसर सीधा और सरल सा ये है कि यूजीसी नेट पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के भाई भतीजा नहीं है तो। यानी कि अगर आप भाई भतीजावाद के थ्रू यदि नहीं बनते असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत ही मुश्किल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। कारण ये है कि वैसे बच्चे जो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं वो दो तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहां पे आपका एकेडमिक देखा जाता है और एकेडमिक के आधार पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है और फिर इंटरव्यू और एकेडमिक को जोड़ करके एक मेरिट बनाया जाता है। उस मेरिट के बेसिस पे आपको बेसिकली सिलेक्शन मिलता है। अब 2018 रेगुलेशन एप्लीकेबल हो चुका है लगभग पूरे भारत में। ऐसे में जो 2018 रेगुलेशन में यूजीसी नेट पास स्टूडेंट को वेटेज दिया जाता है वो 5 अंक है और अगर जेआरएफ है तो 7 अंक, और पीएचडी पास स्टूडेंट को 30 अंक का वेटेज दिया जाता है। तो वहां पे तो ऑलमोस्ट कहानी खत्म हो चुका है यूजीसी नेट पास स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो उनका सिलेक्शन कहां से होगा? क्योंकि 30 अंक पीएचडी का दिया जाना और नेट जेआरएफ का 5 से 7 अंक दिया जाना, वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में। एक ही सूरत में पहुंच सकते हैं जहां पे एक भी पीएचडी पास स्टूडेंट उनसे पहले फॉर्म ना भरे हों। उनसे पहले का मतलब यह है अगर 4 सीट है तो अगर 3 ही पीएचडी वाले फॉर्म भरे तो एक नेट वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का चांस है। अगर 4 सीट है और अगर 4 पीएचडी वाले यदि फॉर्म भर देंगे तो चाहे आपका एकेडमिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उन चारों से कितना भी तेज क्यों ना हो, आप उनसे ज्यादा स्कोर एकेडमिक में बनाकर इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो कहानी खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर जहां पे रिटन टेस्ट होता है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे रिटन टेस्ट आयोजित कराया जाता है, जिसमें से महत्वपूर्ण आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, आपको पंजाब देखने को मिलेगा, आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। ये वो सारे स्टेट्स हैं जहां पे रिटन टेस्ट होता है। अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे पंजाब से वैकेंसी आया है 1091 पोस्ट, वहां पे साफ साफ लिख दिया है कि अगर जबकि आप पंजाबी नहीं बोल सकते हैं, अगर जबकि आप पंजाबी 10th में नहीं पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं। बंगाल से जब फॉर्म निकलता है वेस्ट बंगाल से तो वहां पे साफ साफ लिख दिया जाता है कि आपको बंगाली बोलना आना चाहिए, साथ ही साथ आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, 10th में आप पढ़े हों। उड़ीसा से जब फॉर्म निकलता है तो लिख दिया जाता है उड़िया आपको आना चाहिए। गुजरात से जब फॉर्म निकलता है लिख दिया जाता है गुजराती आपको आना चाहिए। तो ऐसे में वो स्टूडेंट कहां जाएं जो यूजीसी नेट पास किए हैं, स्पेशली हिंदी पट्टी के स्टूडेंट जो कि बिहार के हैं, जो झारखंड के हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, इन सारे स्टेट्स के स्टूडेंट कहां पे जाएं वैकेंसी खोजने? क्योंकि वहां पे तो उसके लिए ऑप्शन है ही नहीं, वहां पे फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, यहां पे वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे में करे तो करे क्या वो स्टूडेंट? ऐसे में चाहिए कि हिंदी पट्टी जो गवर्नमेंट है उनको भी ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए जिनसे कि वो भी अपने यहाँ के युवाओं को जॉब दे सकें। ये सबसे बड़ा इशू आज के डेट में हो गया है। मैं नहीं कहता हूं कि ये गलत है कि वेस्ट बंगाल वाले बंगाली रख देते हैं, पंजाब वाले पंजाबी रख देते हैं, गुजरात वाले गुजराती रख देते हैं। बिल्कुल रखिए, रखना भी चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर यदि आप उस क्षेत्र का उस भाषा को नहीं जानेंगे तो वहां जाके पढ़ाएंगे क्या? लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव आप सोचो ना, फिर इस बात का क्या कि यूजीसी नेट जेआरएफ पास करके आप ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। खत्म कर दो यूजीसी नेट एग्जाम को। बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो होते ही है ना स्टेट लेवल पे, इसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह करा लो अपने अपने स्टेट में। आप प्रीफरेंस दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसके बच्चे इन सारे चीजों की वजह से वाकई आज के डेट में लॉस में जा रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे के सारे स्टेट के बच्चे तो पूरी तरीके से एक्चुअली इन चीज़ों से दबे कुचले जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी बिहार में जब वैकेंसी आया तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पूरे भारत के बच्चे फॉर्म भरे और पूरे भारत के बच्चे का सिलेक्शन भी होगा।
लास्ट टाइम जब बिहार में अपॉइंटमेंट हुआ था तो बिहारियों का कम, बिहार छोड़ करके बाकी राज्यों के ज्यादा बच्चे का अपॉइंटमेंट हुआ था। झारखंड में बहाली आए तो यहां पे कोई लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी बच्चे आकर के यहां पे फॉर्म भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जब वैकेंसी आता है तो कोई भी आकर के फॉर्म भरते हैं, लेकिन वहीं जब छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आता है तो छत्तीसगढ़ के जनरल के लिए भी सीट रिजर्व किए जाते हैं। तो ऐसा ही पॉलिसी हिंदी पट्टी प्रदेश में क्यों नहीं है? यह चीज सरकार को करना चाहिए। देखिए, हर एक स्टेट अपने स्टेट के युवाओं को जॉब देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पॉलिसीज बना रहे हैं। चाहे वो पंजाब से वैकेंसी निकलना, पंजाबी लैंग्वेज को कंपलसरी करना हो, वेस्ट बंगाल से वैकेंसी निकलना, बंगाली को कंपलसरी करना हो, गुजरात से निकलना, गुजराती को कंपलसरी करना हो, तो हिंदी पट्टी वाले क्यों नहीं कोई ऐसा एक रिजर्वेशन लेकर आ जाते हैं, या क्यों नहीं कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो अपने यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दें। और ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यूजीसी नेट एग्जाम का अब कोई औचित्य रह नहीं गया है। अब यूजीसी नेट एग्जाम को फाइनली बंद कर देना चाहिए, यूजीसी को कंडक्ट करवाना। क्यों झूठ मूठ में एनटीए को भी परेशान करते हैं, 10-12 लाख बच्चों का एग्जाम लेना पड़ता है, क्योंकि कोई महत्व तो है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में जाकर हम फॉर्म भर नहीं सकते हैं, यानी कि भरना हमको सिर्फ अपना ही प्रदेश में है। और स्पेशली हिंदी पट्टी वाले के लिए सबसे बड़ा समस्या उभर कर ये सामने आया है कि वो क्या करें। उसको तो जॉब मिल ही नहीं सकता है। मैं हजारों बच्चों को जानता हूं जो कि यूजीसी नेट पास हैं, जो पढ़ने लिखने में वाकई बहुत तेज हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होकर के उसका सिलेक्शन हो रहा है जो कि ठेका वाला पीएचडी किए हैं, जो कि किसी न किसी से उधार लेकर के, अपना गहना गिरवी रख करके, किसी न किसी तरीके से दूसरे से पीएचडी लिखवा के। मैंने कहता हूं कि सारे के सारे पीएचडीएन ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पीएचडीएन हैं जो सच में बहुत ही क्वालिटी रिसर्च किए हैं। उसको लेकर के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उसको लेकर के है जो कि अपने से अपना रिसर्च भी नहीं लिखे हैं, जो कि अपने से अपना कोई काम नहीं किए हैं, फिर भी उसको 30 अंक दिए जा रहे हैं। उस स्टूडेंट से ऊपर उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है जो कि मेहनत करके नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2018 रेगुलेशन में सुधार की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रवार जो लड़ाई चल रहा है, पंजाब में पंजाबी वाला, वेस्ट बंगाल में बंगाली वाला, गुजरात में गुजराती वाला, और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने वाला, मुझे लगता है हिंदी पट्टी प्रदेश को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, जिसमें प्रमुख बिहार हो गए, आपके हरियाणा हो गया। हरियाणा में भी वैसे क्षेत्रवार वहाँ पे दिया जाता है रिजर्वेशन एक तरीके से। वहाँ के जनरल का अलग कटअप जाता है, नॉर्मल जनरल का अलग कटअप जाता है। वहाँ पे 2 कटअप बनता है जनरल का भी, आउटसाइड जनरल और स्टेट जनरल का। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम को अगर यदि कि बनाए रखना है, अगर यदि सच में यूजीसी नेट एग्जाम का यदि कोई वैल्यू छोड़ना है, तो सबसे पहले 2018 रेगुलेशन में चेंजेस की आवश्यकता है, और दूसरी और हिंदी पट्टी प्रदेश को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है जिनसे वहां के स्टूडेंट भी बेनिफिशियरी हो सके। ये ऐसा ना हो कि बिहार से वैकेंसी निकले, मैक्सिमम सीट जो है वो दूसरे प्रदेश वाले ले गए। ऐसा ना हो कि झारखंड से वैकेंसी निकले, झारखंड के युवा बेरोजगार रह जाए, यूजीसी नेट किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, और दूसरे प्रदेश के लोग जॉब ले गए। लेकिन वहीं जब वेस्ट बंगाल से निकले तो सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही अपॉइंट हो, वहीं जब पंजाब से निकले तो सिर्फ पंजाब वाले ही अपॉइंट हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप भी अगर पॉसिबल हो तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल हो, आप जरूर इस चीज के ऊपर सवाल उठाएं, क्योंकि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है। हर साल 10 लाख के अराउंड स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है, मैं खुद यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का प्रिपरेशन कराता हूं। मैं जानता हूं पर्सनली 3 से 4 हजार बच्चों को जो कि बहुत मेहनत करके पास हुए हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत टैलेंटेड हैं वो, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इस चीज के ऊपर सोचिए, आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जहां भी हो सके आप भी इस सवाल को उठाइए और कोशिश कीजिए कुछ बदलाव का। बदलाव एक व्यक्ति से ही होता है। आप ये मत सोचिए कि हमसे क्या होगा। आप लिखिए, जाके ट्विटर पे लिखिए, एमएचआरडी मिनिस्टर को टैग कीजिए, अपने गवर्नमेंट को टैग कीजिए। इन सारे चीजों को आप लिखेंगे तो ही लोगों के सामने आएगा। हम और आप इस फील्ड में हैं, अगर हम और आप इस फील्ड में इस बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हो सकता है कि आप वेस्ट बंगाल के हों, आप पंजाब के हों, या फिर आप किसी ऐसे राज्य से हों जहां पे ये वाला क्षेत्रवार वाला कंसेप्ट है, तो आप खुश होंगे इस चीज से। बट आपको भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कभी अगर जबकि आपके स्टेट में भी अगर 2018 रेगुलेशन से यदि बहाली हो गया, तो अगर आप यूजीसी नेट पास हैं तो आप नहीं हो पाएंगे, आप नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे, आप नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीएचडी करने में 4 साल लगता है, बहुत मेहनत है। मानते हैं भाई, बहुत मेहनत है सच में, बट अगर सही पीएचडी किए हो तो ना। उसका क्या जो सही पीएचडी नहीं किए हैं। आप फेसबुक खोलिए जा करके, आप जा करके फेसबुक खोलिए, आपको हजारों पोस्ट मिल जाएंगे कि रिसर्च पेपर लिखवाने के लिए संपर्क करें, थीसिस लिखवाने के लिए संपर्क करें, आप कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते बिना गए आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सब कुछ तो हो ही रहे हैं खुलेआम। यूट्यूब के ऊपर ये सारे के सारे आपको प्रचार मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको प्रचार मिल जाएंगे। तो आप कौन से पीएचडी का बात कर रहे हैं? क्या उसको भी 30 अंक दे दिए जाएं? क्या बिहार के किसी गंदे से गंदे यूनिवर्सिटी से किए हुए पीएचडी को भी 30 अंक दे दें, और डीयू या जेएनयू या फिर आईआईएम से किए हुए पीएचडी को भी 30 अंक दे दें? यही आपका मापदंड? मैं इस चीज पे सवाल खड़ा करता हूं। मैं इस चीज पे कतई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं कि जो पीएचडीएन है उनको नहीं मिलना चाहिए 30 अंक, वो मेहनत नहीं करते। अरे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो 30 नहीं, जो 40 अंक डिजर्व करते हैं। बट आप 40 अंक लेने योग्य बच्चे को 40 देंगे ना, 30 देंगे ना, कि सभी को दे देंगे एक साथ? तो कुल मिला जुला के कहानी यह है कि यूजीसी नेट एग्जाम इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि आपको एलिजिबिलिटी दिया जा सके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर जबकि आप हमको एलिजिबिलिटी देते हैं तो वो एलिजिबिलिटी एटलीस्ट इतना जरूर होना चाहिए कि वो हमें इंटरव्यू तक पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचा रहा तो उस एलिजिबिलिटी में कहीं ना कहीं कोई खोट है और उस खोट को दूर करने की आवश्यकता है। अगर वो दूर नहीं होगा तो आने वाले दिन में ये एग्जाम डेड हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लाखों बच्चे जो पास करके ये सोच रहे हैं कि इस सेक्टर में अपना करियर बनाएंगे, उसका करियर बर्बाद होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ओपिनियन जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस मुद्दे पे बात करें बिना बटे कि हम पीएचडीएन हैं, हम नेट वाले हैं, तो नेट वाले और पीएचडी वाले आपस में लड़ना बंद करें। जरूरी है कि ये क्षेत्रवार के लड़ाई से हिंदी पट्टी को बचाया जाए। हिंदी पट्टी के प्रदेश भी कोई ऐसे पॉलिसीज लेकर आए जिनसे वैसे बच्चों को राहत मिले जो कि हिंदी पट्टी के एक्चुअली हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।